Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm Samyuddin from Chemistry Department, Divisional Public School and College, Faisalabad. Dear students, this is our first lecture of second year chemistry. Actually, this is a tradition in all colleges that second year chemistry is mostly started from unit number 7. The unit number 7 is fundamental principles of organic केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स आमतौर पर हम जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है वो 7 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 13 तक ऑर्गेनिक पोर्शन है, जिसमें से पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन योर स्कूल केमिस्ट्री यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. About 200 years ago, chemists found the difference between organic and inorganic compounds. Actually, the source of organic compound was considered just living organisms. इसमें बेटे मुख्तलिफ किस्म की थीरीज भी दी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, उनका सोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और यही कॉन्सेप्ट काफ़ी देर तक चलता रहा और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था बर्ज़िलियस ने। बर्ज़िलियस एक रिनाउंड केमिस्ट था और उसने अपनी एक थ्योरी पेश की और थ्योरी ये थी कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अ मिस्टीरियस फोर्स, और यू कैन से द वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड which cannot be provided by human being for the formation of organic compounds. तो इस तरह से ये जो उसकी थ्योरी थी, ये उसका जो कॉन्सेप्ट था, इसी को बाद में नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी का। यानी उसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका सोर्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एट दैट टाइम वो बहुत रिनाउंड केमिस्ट था, तो बहुत से साइंटिस्ट ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया और तकरीबन 13 साल तक या 14 साल तक वो 13 to 14 ईयर्स इस कॉन्सेप्ट को जो वो एक्सेप्ट किया जाता रहा। स्टूडेंट्स, बर्ज़िलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वूलर ने। फ्रेडरिक वूलर ने जब लेबॉर्ट्री में यूरिया प्रिपेयर की, यूरिया उसने प्रिपेयर की फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज अमोनियम सायनेट. Urea was organic compound and ammonium cyanate was inorganic compound because the source of ammonium cyanate was minerals. अमोनियम साइनेट को हम मिनरल्स से हासिल करते थे। तो जब अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो उससे अमोनिया बने और सायनिक एसिड बना। सायनिक एसिड और अमोनिया ने फिर से रिएक्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गए यूरिया में। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट थी अमोनियम सायनेट से। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई और इस फॉर्मेशन के बाद, यूरिया की फॉर्मेशन के बाद लेबॉर्ट्री के अंदर ये एक बात कंफर्म हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वर प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्रीज, जिसके अंदर जो कोल्ब्स था उसने भी सिंथेसिस की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड थी, इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए से उसने बड़ी सिंथेसिस की थी, इथेन की, इथीन की, इथाइन की, ये भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और भी बहुत सारी उसने प्रिपरेशंस की थी, अल्केन और अल्काइंस की। तो यहाँ पर बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन जो बनता है पेपर में वो मोस्टली व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वाज इट रिजेक्टेड, कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और ये कैसे रिजेक्ट हुई थी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में बोर्ड में अक्सरों का आ जाता है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा, organic chemistry is a branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen and their
डेरिवेटिव्स। आमतौर पर ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं उनको बेटे हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कह देते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स पे कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती हैं, इनके कार्बन कार्बन चेन्स होती हैं लंबी, इनके अंदर कहीं पे ऑक्सीजन भी कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन वगैरह भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ चेन के अंदर कहीं ना कहीं आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत सी वैरायटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। यहाँ पर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या अंडर द शेडो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको स्टडी नहीं करते। और वो कौन से हैं? उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सायानाइड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन सायानाइड है, अब उसमें हाइड्रोजन भी है, सी कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन और कार्बन उसमें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सायानाइड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी नहीं करते। इसी तरह से कार्बोनेट्स को नहीं स्टडी करते, जैसे CaCO3 है, कार्बोनेट्स को हम स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बाइकार्बोनेट्स में जैसे NaHCO3 है, उसमें सोडियम, उसमें हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया, लेकिन इसके बावजूद हम उसको बाइकार्बोनेट्स को स्टडी नहीं करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसकी रीज़न ये है कि बेटे ये जो कंपाउंड्स हैं, साइनाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये इनका सोर्सेज जो हैं वो मोस्टली मिनरल्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो होमोलोगस सीरीज़ हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सीरीज़ हैं उनके साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी मैच नहीं करती। तो इसलिए जो मॉडर्न डेफिनेशन पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गई वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी, और वो क्या थी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसी को हमने कह दिया हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि वहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे, चेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी जगह पे कोई और चीज़ लगा देंगे, तो वो कोई एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक नेक्स्ट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री में भी इस चीज़ को स्टडी किया था, इन फीचर्स को हम यहाँ पर इसको फर्दर स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटे हमारे पास आती है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। बेटे पेक्यूलियर का मतलब होता है अलग थलग, जो दूसरों से ख़ास हो, दूसरों से उनको थोड़ा डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करे। तो इस तरह से कार्बन की जो पेक्यूलियर नेचर है उसमें है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये खुद अपने आप के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन्स बना देता है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। सो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी बाय विर्चू ऑफ कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स। ठीक है बेटा। और इस तरह से इसी की कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, और जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स भी कार्बन बनाता है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स भी बनते हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, जिसकी वजह से वैरायटी मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी शेप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके डिफरेंट साइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देते हैं, इनके ये वाले जो करैक्टरिस्टिक्स हैं। और इसकी सबसे मेन वजह बेटे कार्बन की पेक्यूलियर नेचर, और वो कौन सी है? कैटिनेशन। और फिर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनाना, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनाना, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनाना। ठीक है। और इसके साथ ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के साथ भी बॉन्डिंग कर लेना।
दूसरी बेटे प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटे कार्बन कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से जब ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे तो वो आयनिक रिएक्शंस भी नहीं देते। कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनिक रिएक्शंस नहीं देते, यानी कि जहाँ पर आयंस बनते हैं और आयंस की फॉर्मेशन होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आयनिक रिएक्शन नहीं देते। थर्ड वन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज हैं, जैसे अल्केन्स हैं जिसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है CnH2n+2, और अल्कीन्स है CnH2n, इसी तरह से अल्काइंस हैं CnH2n-2। बेटे इनमें जब हम कार्बन को लगाएंगे, यानी कि अल्केन्स में जैसे CnH2n में नंबर ऑफ कार्बन्स पुट करेंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड्स आएंगे वो होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये एक सीरीज बनेगी। ये जो सीरीज बनेगी बेटे इसको नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। ठीक है, अब ये जो होमोलोगस सीरीज आई है इसमें जितने भी इसके मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इनकी बेटे केमिकल नेचर सेम होती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके जो रिएक्शंस हैं उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। इस तरह से हम सिर्फ अल्केन्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो अल्केन्स में जितने भी मेंबर्स आते हैं, हज़ारों लाखों मेंबर्स जितने भी अल्केन्स के अंदर आएंगे, उन सब की प्रॉपर्टीज़ को हम यानी कि स्टडी कर चुके होंगे अगर हम सिर्फ अल्केन्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लें। इसी तरह से अल्कीन्स हैं, इसी तरह से अल्काइंस हैं जिनमें OH आ जाता है, वो अल्कोहल्स हैं। तो इसी तरह से जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन आ जाते हैं, हेलोजन्स आ जाते हैं, उनको जो वो हम हैलाइड्स कहते हैं। इसी तरह से जिनमें COOH ग्रुप आ जाता है उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कह देते हैं। तो इस तरह से इनकी जनरल प्रॉपर्टी बेटे जो होगी क्लास की, होमोलोगस सीरीज़ की, उसको स्टडी कर लेंगे तो तकरीबन सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी हो जाएंगी उस होमोलोगस सीरीज़ की। तो इसकी वजह से ये भी एक फ़ीचर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जिसके ज़रिए से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो रिड्यूस होकर चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे रह जाती है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेक्स्ट वन इज बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टार्च है, इसी तरह से प्रोटीन्स हैं जिनका मैस होता है मिलियंस में होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इनके रिएक्शन भी बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटे वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होती है? 2 or more than 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कि उनका मोलेक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, जैसे C4H10 ब्यूटेन है, तो आपने मैट्रिक में भी ये पढ़ा होगा, C4H10 ब्यूटेन है और उसको हम एक स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, उसको हम ब्रांच चेन में भी लिख सकते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बेटे उनके जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, या अगर छोटा भी हो तो उसकी नेचर जो है वो नॉन आयनिक होती है। कोई भी चीज़ जो अटैक करने के लिए आएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे उसको कोई साइट नहीं मिलेगी, यानी कि कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आएगा या कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो वो जब अटैक करेगा कार्बन कंपाउंड पे तो उसको स्पेसिफिक जगह नहीं मिलेगी कि मैं कहाँ पे अटैक करूँ, पॉजिटिव पे अटैक करूँ, नेगेटिव पे अटैक करूँ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइट्स बनी नहीं होंगी। तो जिसकी वजह से
कोई भी चीज़ होगी उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने में मुश्किल होगी, तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। The last property of organic compounds is solubility. Organic compounds follow the principle of like dissolve like. That organic compounds are soluble in just organic solvents. ज़्यादातर बेटे इनकी सॉलिबिलिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर वाटर नहीं हो, यानी जैसे बेंजीन हो गया, जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, ये सारे के सारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं। तो इनके अंदर हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल करते हैं तो वो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अल्कोहल वगैरह है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। उनके अलावा जो जनरल प्रॉपर्टीज जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम यही कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल हो सकते हैं। इसके बाद बेटे आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप देखते हैं बेटे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वाया फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये सारे के सारे जो वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है और इनके ज़रिए से पूरी की पूरी लाइफ पॉसिबल है, यानी अगर ये रिएक्शंस ना हो तो लाइफ भी ना हो। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम फूड जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। मेडिसन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह से फर्टिलाइज़र्स में, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स हैं कि हम पेस्ट्स के ज़रिए से जो हमारी ये फसलें होती हैं इनमें पेस्ट आ जाते हैं। पेस्ट मीन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फसलों को ख़राब करते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यानी कि मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह से क्लॉथिंग है। क्लॉथिंग हो गई, हमारे जितने भी इसमें डाइंग इंडस्ट्री भी आ जाती है, टेक्सटाइल फाइबर आ गया, और जो हम कपड़ों के ऊपर जितनी भी प्रिंटिंग होती है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक डाइस के ज़रिए से बेटे की जाती है। इसी तरह से पेंट्स हैं। पेंट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक होते हैं, पेंट्स भी ऑर्गेनिक होते हैं। वार्निशेस हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स जो हैं जितनी भी हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ तक बेटे जो क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में वो हैं, पहला क्वेश्चन इसमें यहाँ तक जो टॉपिक में बनता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कैटिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आपने उसको सारे को एक्सप्लेन कर देना है कि कैटिनेशन का क्या मतलब है। तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन सबसे पहले बतानी है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। फिर आपने उसके बारे में बताना है कि ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है और इसी के ज़रिए से कार्बन जो है वो इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारा पैराग्राफ जो है वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो सारी लाइंस लिख ली गई, लेकिन डेफिनेशन आपने उसमें पहले पुट कर देनी है। इसी तरह से व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर लाइफ, तो उसमें ये जो ऊपर मैंने हेडिंग दी है इन्हीं की आप एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये भी प्रिपेयर हो जाएगा। Thank you very much students. This is our first lecture is going to be ended. तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।